सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो मेरे इंस्टाग्राम डीएम्स में आप लोग पूछते हो वो है कि हम लोग अपना एजेंट सिलेक्ट कैसे करें। और गाइज मैं खुद 5 से 6 एजेंट से मैं टच में रहा हूँ मेरी प्रोसेस के दौरान, तो मुझे अब अंदाज़ा हो गया है और मुझे अच्छे से आइडिया है और मैं आपको अब गाइड कर सकता हूँ कि आपको कैसे एजेंट के पास जाना है, क्या चीज़ें हैं जो आपको एजेंट के पास जाने से पहले करनी चाहिए, ताकि आप एजेंट के पास जब जाओ तो आप 100% क्लैरिटी से जाओ और आपको एग्जैक्टली पता हो कि एजेंट आपको क्या सर्विस दे सकता है, प्लस आपको किसी एजेंट को कितने पैसे देने हैं, क्या कॉस्ट आपको देनी चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेक श्योर ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखो, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और गाइस चैनल पे नहीं हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि मैं हर एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डाल रहा हूँ जिससे आपको हफ्ते के 3 से 4 वीडियोज़ मिल जाएँ। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा वीडियो स्टार्ट कर। सबसे पहले गाइस मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो आप लोग एजेंट के पास जाने से पहले करना, ताकि जब आप एजेंट के पास जाओ आप 100% क्लैरिटी के साथ जाओ और आपको कोई भी डाउट ना हो मन में, आपको एग्जैक्टली पता होगी आपको एजेंट से चाहिए क्या। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है गाइज वह है आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। डजेंट मैटर आप 12th के बाद आ रहे हो, बीटेक के बाद आ रहे हो, 2 दिन अपनी लाइफ से बाहर निकालो और अब वो मेरा वीडियो देखो तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा कि कैसे आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। कोर्स सिलेक्ट हो गया गाइस, उसके बाद आपको गूगल पे जाके कनाडा में अपनी प्रोविंस सिलेक्ट करनी है। यूजुअली टॉप कॉलेजेस ओंटारियो प्रोविंस में होते हैं, मॉन्ट्रियल साइड होते हैं, तो आप पहले सिलेक्ट करो कि आपको कौन सी प्रोविंस में जाना है। उस प्रोविंस में आपका कोर्स किस किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है उसको शॉर्टलिस्ट करो। 10 से 15 कॉलेजेस की लिस्ट आप बना लो। नेक्स्ट चीज आपको करनी है गाइस, आपको एडमिशन रिक्वायरमेंट उन हर एक की चेक करनी है और अपनी प्रोफाइल से कंपेयर करना है कि आपको किस में एडमिशन मिल सकता है। ऐसा मत करना गाइस कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को शॉर्टलिस्ट करके रखा है और आपके 65% है, तो रियलिस्टिकली देखना कि आप अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना, शॉर्टलिस्ट करना कि आपको कौन सा कॉलेज बेस्ट लगेगा आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। और एक और छोटी टिप मैं जो देना चाहूँगा, जो आप वेबसाइट पे जब जाओगे आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि मीटिंग द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स डज नॉट गारंटी एन एडमिशन। तो आप लोग निश्चिंत मत हो जाना कि आप लोग मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर मीट कर रहे हो तो आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है और ईयर बाय ईयर जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो उतनी रह गई हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एडमिशन मिलना और टफ हो गया है। तो आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखना कि आप मिनिमम रिक्वायरमेंट से एटलीस्ट थोड़ा ऊपर हो, ताकि यू स्टैंड अ गुड चांस एट द एडमिशन। तो गाइस आपने कोर्स सिलेक्ट कर लिया है, कोर्सेज कौन से कॉलेज में अवेलेबल है वो भी आपको पता है, आपको किन किन में एडमिशन मिल सकता है उसकी भी आपने एक शॉर्ट लिस्ट करके 6 से 7 कॉलेजेस की एक लिस्ट बना के रख ली। अब आपको जाना है एजेंट के पास। नाउ गाइस सबसे पहले एक चीज़ आपको बताता हूँ कि 2 तरीके के लोग होंगे, आपको कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 आप लोग अपने हिसाब से चूज करना। कैटेगरी 1 वो लोग होंगे जो गाइस अप्लाई भी एजेंट से कराएंगे और वीज़ा भी एजेंट से फाइल कराएंगे। कैटेगरी 2 जो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप कैटेगरी 2 लो, वो है कि अप्लाई खुद से करो, वीज़ा के लिए एजेंट के पास जाओ। नाउ ये मैं क्यों कह रहा हूं और इससे आपके आधे पैसे बच जाएंगे, क्योंकि गाइस अगर आपने जो मैंने ऊपर जो 3 चीज़ बताई, कोर्स कॉलेज सिलेक्ट करना, अगर आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया है तो आपको बस अपने डॉक्यूमेंट्स चढ़ाने हैं, एप्लीकेशन फी पे करनी है और आपका काम हो गया, एप्लीकेशन हो गई आपकी। तो ये काम अगर आप खुद से कर लोगे जो कि बहुत इजी है और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। वेबसाइट पे ही जाके अप्लाई नाउ का सेक्शन होता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एजेंट के पास आप लोग वीज़ा के लिए जाओ, क्योंकि वीज़ा वाला काम आई अंडरस्टैंड 90% बच्चों को थोड़ा टफ लगता है समझने में, तो वीज़ा वाले के लिए आप एजेंट के पास जाओ। जाना है तो एप्लीकेशन वाला पार्ट आप खुद कर सकते हो। नाउ गाइस एजेंट कैसे ढूंढना है, कहाँ से सर्च करना है, सबसे पहली चीज़ आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को पहले आप जिस भी सिटी में रहते हो उस सिटी में आपके जितने भी एजेंट्स हैं उनके पास जाओ, उनको सर्च करो। आपके कोई फैमिली रिलेटिव्स में किसी का बच्चा गया है या किसी का भाई जो भी गया है, अगर बाहर गया है, उनसे पूछो कि वो किसके थ्रू गए थे, उन्होंने कैसे किया था। ट्रस्ट फैक्टर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कंसल्टेंसीज में। मैं आपको आउटसोर्स करना बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी कंसल्टेंसी को। मैं इंदौर में हूँ तो इंदौर की कोई कंसल्टेंसी बहुत अच्छी होगी, तो अगर आप अहमदाबाद में हो तो मैं आपको इंदौर वाली को कांटेक्ट करके बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपके अहमदाबाद में आपके सर्कल में आपके आसपास बहुत सारी कंसल्टेंसीज होंगी, तो पहले उनको अप्रोच करो।
अगर आप विलेज में रह रहे हो तो गाइस आपकी नेबरिंग सिटीज़ में आप लोग जाके देखो कि आपकी कंसल्टेंसीज कौन सी अच्छी है। अब आपने एक बार सारी कंसल्टेंसीज के नाम आपको पता चल गए, अब आपको उन कंसल्टेंसीज के पास एक एक करके जाना है। अब जाओगे तो आपको क्या चीज़ उनसे पूछनी है, अब मैं आपको वो बताता हूँ, और ये चीज़ ध्यान से सुनना। आपको उस कंसल्टेंसी के पास जाके सिर्फ एक चीज़ बोलनी है, ये मेरा कोर्स है, मुझे इस इनटेक में जाना है, इस कोर्स में जाना है, आप लोग मुझे बताओ कि आप कौन से कॉलेजेस दी बेस्ट मेरे लिए ला सकते हो। बस आपको और कुछ नहीं बोलना है। अपने मुंह से एक भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम आगे से मत बोलना गाइस। अगर आपने वो नाम अपने मुंह से बोला और सामने वाले के अगर एजेंट या कंसल्टेंसी का उसके साथ जरा से भी टाई अप हुए तो आपको उससे अच्छे कॉलेज में वो भेजेगा ही नहीं, भले ही आपकी प्रोफाइल उस अच्छे कॉलेज के लिए हो, पर फिर भी क्योंकि आपने आगे से नाम ले लिया तो अब आपको उसी के लिए वो मक्खन लगाते रहेगा कि देखो आप भी तो इसी में जाना चाह रहे थे, तो आप उससे बेटर कॉलेज में जा ही नहीं पाओगे। तो इसलिए किसी भी एजेंट के पास जाओ तो उसको ये बिल्कुल मत बोलना, किसी भी कॉलेज का नाम अपने मुंह से निकालना ही मत। उसको बोलना कि आप मुझे बताओ आप कौन से डाल सकते हो। अब आपको ये हर एक कंसल्टेंसी जो भी आपके सिटी में उसके पास जाके करना है। अब वो कंसल्टेंसी 2 से 3 दिन में आपको एक लिस्ट देगी कि इन कॉलेजेस में आपकी प्रोफाइल के लिए वो अप्लाई कर सकती है। उसमें कुछ कॉलेजेस होंगे जिसके में उसके टाई अप होंगे और कुछ कॉलेज होंगे जिसमें उसके टाई अप नहीं होंगे, तो वो पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। उन सब लिस्ट्स को जो हर एक कंसल्टेंसी आपको देगी, उस लिस्ट को आपको अपनी जो लिस्ट आपने जो घर पे शॉर्ट लिस्ट बनाई थी उससे मैच करना है, और जो भी कंसल्टेंसी के सबसे ज़्यादा मैच हो जाए उस कंसल्टेंसी को आप लोग हायर कर लेना। ये सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि उनसे प्राइस की बात करनी है और फैसिलिटीज़ की बात करनी है। नाउ आपको मैं बहुत क्लियरली बता दे रहा हूँ, आप सेकेंड कैटेगरी वाले बच्चे ही रहना। अप्लाई खुद से करना, अप्लाई एजेंट के थ्रू मत कराना, बहुत सिंपल काम होता है, आपके आधे पैसे बच जाएंगे। सेकेंडली, आप लोग जब एजेंट के पास जाओ और अगर अप्लाई भी करवा रहे हो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और सेंड करना होता है और एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होती है। तो आपसे अगर कोई एजेंट इस काम के पैसे ले रहा है तो उसको सीधा मना कर दो, बोलो कि मैं खुद कर लूँगा भाई, नो थैंक्स। अच्छा एजेंट होगा गाइस तो अच्छा एजेंट इस चीज़ के बिल्कुल पैसे नहीं लेगा। मैं 6 एजेंसी से बात कर चुका हूँ, 6 कंसल्टेंसी से, उनमें से 3 बहुत बड़ी कंसल्टेंसीज थी। जो कंसल्टेंसी से मैं जा रहा हूँ वो भी बहुत अच्छी है। और गाइज उनका एक सिंपल रूल है, जितनी भी अच्छी कंसल्टेंसीज कनाडा में होगी, आपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के भी वीडियो देखेंगे, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली है। इंडिया में आपके एप्लीकेशन प्रोसेस से लेके आपके कनाडा में उतरने तक आपसे 1 रुपया नहीं लेते हैं, 1 भी रुपया कंसल्टेंसी नहीं लेती है। जो पैसे लगते हैं वो स्टैंडर्ड फीस जो होती है वीज़ा एप्लीकेशन की $235, बायोमेट्रिक की मिला के, वो स्टैंडर्ड फी, आइल्स के एग्जाम की स्टैंडर्ड फी जो आपको देनी होती है, वो कंसल्टेंसी 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लेती है, जो भी बड़ी बड़ी अच्छी कंसल्टेंसीज होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप कनाडा जाओगे तो उनको 1 से 1.5 लाख पर स्टूडेंट मिलता है। अब अगर आपकी सिटी में बड़ी कंसल्टेंसीज है, आप सीधा बड़ी कंसल्टेंसीज के पास जाओ, छोटी के पास जाने का कोई मतलब नहीं है, आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। अब आप छोटी कंसल्टेंसी अगर आपकी सिटी में है तो अब आपको कितना पे करना चाहिए। अब गाइस आप अप्लाई खुद से कर रहे हो, बात आई वीज़ा प्रोसेस की। वीज़ा प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 4 फॉर्म भरने होते हैं और एसओपी लिखना होता है बस, और वीज़ा में कोई काम नहीं होता है। आईटीआर आपके डॉक्यूमेंट, आपका आइल्स के सारे टीआरएफ आपका, सारी मार्कशीट्स आपकी, सब कुछ आपका सिर्फ अपलोड करना है। तो मैंने जो बच्चों के जब इंस्टा पे डीएम्स पढ़े 25,000 30,000 और बच्चे दे रहे हैं, बोलते कि मेरे को उसने बोला है कि वो मेरा वीज़ा फाइल करेगा 25,000 में। तो मैंने बोला भाई मेरे को दे दे, मैं भर देता हूँ, मैं 25 का मैं 20 में भरने को रेडी हूँ। मतलब ऐसी बात करते हैं कभी कभार बच्चे की गाइस उनको पता ही नहीं है, वो लोग आगे से बढ़ के पूछते ही नहीं है कंसल्टेंट को कि पैसे किस चीज़ के, उनको प्रोसेस ही नहीं पता होती है। तो अब मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, 4 फॉर्म भरने होते हैं वीज़ा में, प्लस एसओपी लिखना होता है। एसओपी गाइज कंसल्टेंसीज एजेंट्स एक आदमी को बिठा के रखती हैं, ग्रामरली सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है एसओपी बनाना। मेरे एसओपीज जो उनने भी मेरे को दिखाए थे, मैंने उसमें अपनी तरफ से ऐड ऑन करी चीज़ें, क्योंकि एसओपी और ऐसे वगैरह चीज़ें लिखना मुझे अच्छे से आता है। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैं ये सब लिख सकता हूँ, तो मैंने अपना एसओपी अपने तरीके से लिखा। अगर आपको नहीं भी आता है तो किसी को एसओपी लिखने का आप लोग 25-30 हज़ार रुपये दोगे क्या? तो आप लोग किसी को भी, मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ,
4,000, 6,000, मैक्स टू मैक्स 8,000। इससे 1 रुपया भी ज़्यादा किसी भी कंसल्टेंट को वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए मत देना। इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। अगर वो आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है या उसने आपको बोला कि ज़्यादा लेगा, उससे पूछो कि भाई किस चीज़ के। 4 फॉर्म तुम्हें भरने, सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ, वीज़ा SOP तुम लिखोगे, सिर्फ SOP लिखने का तुम मेरे से इतना चार्ज करोगे। जब आप ये उसको आगे से बोलोगे ना तो उसको खुद शर्म आ जाएगी, वो खुद फिर बोल नहीं पाएगा, क्योंकि 99% ऑफ बच्चे ये चीज़ बोलने की उनको होती नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। अब मैंने आपको बता दिया है, तो अब आप जिस भी एजेंट को अप्रोच करो उसको ये चीज़ डायरेक्टली बोलना, ताकि कोई भी एजेंट आपसे 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर पाए। अगर आपके पास अंधा पैसा है, आपको कोई मतलब नहीं है, तो आप गाइस 50,000 भी दे दो किसी कंसल्टेंट को। बट अगर आप बच्चे जो सेंसिबली स्पेंड करना चाहता है और सही जगह पे ही स्पेंड करना चाहता है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि 8,000 से ऊपर किसी एजेंट को मत देना। स्मॉल कंसल्टेंसीज होंगी तो वो लेती हैं, ठीक है, समझ में आता है, पर 8,000 से ज़्यादा मत देना। और बड़ी कंसल्टेंसीज हैं तो वो बिल्कुल नहीं लेती हैं। तो आई होप आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा कि आपको कंसल्टेंसीज को कैसे अप्रोच करना है। जो चीज़ें मैंने पहले बताई गाइज वो करके जाओगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको कंसल्टेंसीज को कैसे अप्रोच करना है। और गाइज आप उनके पास जा रहे हो, ऐसा मत बनाना कि आप कोर्स भी उनसे सिलेक्ट करवा रहे हो, कॉलेज भी वही सिलेक्ट करके दे रहे हैं। गाइज वो बिजनेस चला रहे हैं, वो लोग अपने बिजनेस के लिए सोचेंगे, ना कि आपके लिए। तो आप अपना करियर, आगे की आपको लाइफ जीनी है, वो किसी और के डिसीजन पे जियोगे क्या? आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। अगर आप कनाडा में जाने से पहले ही ऐसे एजेंट्स की बातों में आके घूम जा रहे हो, तो कनाडा में जाने के बाद तो आपको पता नहीं क्या ही होगा गाइज। तो इसलिए थोड़ा सा मैच्योर हो और थोड़ी सी बातें गाइज आगे बढ़ के आप लोग एजेंट से क्वेश्चंस पूछो। कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, आप जब आगे बढ़ के क्वेश्चंस पूछोगे और उसके वो जवाब नहीं दे पाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि वो कंसल्टेंट अच्छा है कि नहीं है। वीडियो पसंद आया हो यहाँ तक तो लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अगर आपको कोई दोस्त है जिसको सेम डाउट्स है कंसल्टेंसी से रिलेटेड, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में करना। और इन जनरल कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कभी भी DM कर सकते हो, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।